स्वागत है आपका अपने पेज पर। डैडी हमारे साथ हैं और आज हम एक प्रश्न लेके डैडी के साथ बैठे हुए हैं और वो प्रश्न हर किसी के जहन में होता है और वो लोग लिख के भी भेज रहे हैं। आप लोगों में से ही कुछ लोग पूछ रहे हैं इसी प्रश्न को, तो मैं डैडी से पूछना चाहूंगी। नमस्ते डैडी। जीते रहो बेटा। और हमारी नन्ही रिधिमा भी साथ में है। अच्छा डैडी, आज मेरा रिधिमा से ही रिलेटेड एक प्रश्न है आपसे। और मेरा ये प्रश्न है, और आपके जितने भी दर्शक हैं, जितने भी आपके फैंस हैं, वो पूछना चाहते हैं, क्या असल में संतोष आनंद जी एक गीतकार और एक कवि बनना चाहते थे? सच बात तो यह है कि बचपन में मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी था। हाँ, बहुत तेज रफ्तार थी मेरी दौड़ की। अम्मा बताती थी। हाँ, तो अम्मा यानी मेरी दादी। तो मैं शुरू में तो खिलाड़ी बनना चाहता था, क्योंकि छोटी जगह थी, ऐसा कोई माहौल नहीं था। और हाँ, कस्बा वो समृद्ध लोगों का था। हाँ। या तो वहाँ पर कायस्थ थे, जमींदार बहुत बड़े बड़े, और या वैश्य लोग थे। अच्छा। जो बहुत बड़े बड़े पैसे वाले थे। मेरे पिताजी जो थे हेडमास्टर थे, लेकिन हमारे यहाँ भी जो पिताजी अकेले थे। हाँ। तो हमारी दादी थी, उन्होंने इन्हें पढ़ाया। अच्छा। पिताजी को, बाबा को। हाँ, तो पिताजी बोले मैं खेती नहीं करूँगा। अच्छा। तो उस चक्कर में यूपी में आजादी के बाद में तो ये जमींदारा खत्म हुआ पहले तो। हाँ। और फिर जो खेती बोए उसी की जमीन। अच्छा। ये हुआ, उसे सीलिंग बोला था। अच्छा अच्छा। हाँ। तो हमारी जो जमीन थी वो सीलिंग में चली गई। पिताजी ने मुकदमा भी लड़ा, लेकिन सरकार से कौन जीत सकता है। तो उस चक्कर में हमारा परिवार बहुत बड़ा था। तो मैं खेल के साथ साथ ये तो कभी नहीं आया कि मैं कवि बनूं या ये बनूं। एक बात जरूर थी कि देशभक्ति के गीत सुनता था। अच्छा। तो ये में आता था कि मैं भी ऐसा ही देशभक्ति के लिए कुछ करूं। अच्छा, जज्बा। हाँ, जज्बा। फिर थोड़े बड़े होने लगे, हमारे जितने दोस्त थे उनमें गांव के ज्यादा थे। हाँ। और वो मुझे बहुत मानते थे, तो मेरी भी इच्छा यही होती थी खेलों के बाद में कि वो लोग फौज में जाने की करते थे। अच्छा, देशभक्ति को इस तरीके से। हाँ, इस तरह से। तो कभी कभी हवाई जहाज उड़ते देखते थे, तब चील गाड़ी बोलते थे। अच्छा। तो मेरी भी इच्छा ये होती थी। तो धीरे धीरे करके ये हुआ कि एयरफोर्स बहुत बढ़िया चीज है देशभक्ति के लिए, और हवा में उड़ो और ये हो। तो ऐसी भावना। क्या उम्र रही होगी तब तकरीबन? 15-16। अच्छा, मतलब 15-16 साल तक आपने लिखना शुरू नहीं किया था? नहीं, ऐसा ही नहीं। जैसे कोई कहीं से कुछ सुन लिया तो किसी लड़के का मजाक बना रहा है, किसी टीचर का बना रहा है, इस तरह के काम हम बहुत करते थे। तोड़ मरोड़ के। हाँ, तो वो इस तरह का खेल करते थे। अच्छा। लेकिन आप ये कहो कि मेरे अंदर कोई कविता लिखने की भावना थी, ऐसा कुछ ये पता ही नहीं था कि मैं क्या लिख रहा हूँ। नहीं। अच्छा। बस वहाँ तो फिर जैसे ही जब टांग मेरी खराब हुई तो ये भी पहली बार तो हॉकिया ही लगी थी इस पे। तो उस टाइम जो था टांग खराब होने के बाद वह पिताजी रिटायरमेंट पे आ गए थे। अच्छा। अब बड़ा चक्कर, और घर का बड़ा लड़का मैं ही। तो फिर नौकरी की बस ये हो गई, नौकरी नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा, सब कुछ। हाँ, तो बस बेटे उस चक्कर में पढ़ाई लिखाई करके नौकरी के चक्कर में बस सारा खेल। लेकिन उस बीच में एक खेल ऐसा हुआ
कि सामने ही एक अरोड़ा परिवार रहता था सिकंदराबाद में ही। सिकंदराबाद। अब तुम लोगों के सामने ज्यादा क्या बोल रहे हैं। वो एक लड़की थी सुषमा नाम था, तो वो उसके भाई की शादी थी। अच्छा। अब वो लोग सारे मेरे पास आ गए। उस भाई का नाम था किशन। अच्छा अच्छा। तो बोले कि सहरा। अच्छा सहरा। हाँ सहरा, अभिनंदन पत्र। अब सहरा हम तो लिखते नहीं थे। तो सिकंदराबाद में शायर बहुत थे। अच्छा। और कवि भी बहुत थे। सब अपना अपना। मैं सबके पास गया, पिताजी को छोड़ के। मेरे पिताजी बहुत अच्छी शायरी थे। दूर आर्मी के शायर थे वो। तो वो सब कहते हाँ लिखेंगे, मैं नाम वाम दे आओ, कोई लिख के ला दे। तो वो उसकी शादी आ गई। मैंने कहा यार वचन दे दिया है, क्या करूं। तो मैं अकेले में जाके मैंने ही लिखा। वो पहला सहरा जो था। कुछ याद है? उसकी 2 लाइन तो याद है। हो जाए। स्वागत है, चुटकी बोलो स्वागत है। बागों में आज बहार देख, भ्रमरी धीमे से मुस्काई, मुस्का ले सजनी तू भी आज, घर आया किशन कला। वाह वाह। हाँ जी। तो घर पर उनके काफी अच्छा ये वहाँ पर इस शैली की धूम हो गई। उसके बाद में हमने कहा यार कुछ तो तुम कर सकते हो। फिर किसी चीज ने मेरे को वो किया। तो वो मतलब मैंने नगर पालिका का एक कवि सम्मेलन मुशायरा मिला जुला था, वहाँ पढ़ दिया। वो हिट हो गया। अच्छा। हाँ। हरी थी वो इसी बैर में। हरी थी बोली मध्यम स्वर से, धीमे धीमे ले चल साथी, अब मोड़ नहीं आने वाला, सीधी डगर है ये साथी। तो ये हो गया। उसके बाद से बच्चे चलने लगे धीरे धीरे। फिर ये नुमाइश का कवि सम्मेलन, उसका वहाँ जाके बैठते थे, शक्ल दिखाते थे बार बार संयोजक को, हमसे भी पढ़वा लो। अच्छा। हमसे भी पढ़वा लो। फिर कोई नहीं पढ़वाता था। अपना जेब का खर्च करके जाते थे, जेब का खर्च करके आ जाते थे। तब ये बड़े बड़े लोग थे, इनके पास बैठने के लिए हम बड़ा कोशिश करते थे कि यार इन जैसा हमें भी तालियां मिले, ये मिले वो मिले। वो धीरे धीरे करके तो वहाँ पर हमारे गुरु थे विष्णुदत्त अनुरागी, हिंदी के जो पढ़ाते थे इंटरमीडिएट में। तो वो हमसे बड़े, वो हमको काफी प्रेरणा। उधर जो थे एक आनंद शर्मा गीतकार, ये सब सिकंदराबाद के। सिकंदराबाद आनंद शर्मा रहते कानपुर में नौकरी करते थे। तो उन्होंने मेरे को, और वो बहुत ही बढ़िया गीतकार, बहुत ही बढ़िया। मैं अभी भी कह सकता हूँ। तो उनको देख के तो फिर उन्होंने मुझे पहली बार कानपुर बुला लिया। अच्छा। नहीं, सबसे पहली बार मैं मसूरी गया हूँ। अच्छा अच्छा। सिकंदराबाद में आए जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे नगर पालिका के, वो मसूरी में जाके सिटी बोर्ड के एग्जीक्यूटिव। अच्छा। तो वहां पर जो था मुशायरा, वो ऑटम का फंक्शन बनाते हैं। ऑटम फेस्टिवल। तो हैकमैन्स होटल तुमने भी देखा। हाँ, हैकमैन्स। उसमें प्रोग्राम बड़े होटलों में है मसूरी के। हाँ, तो उसमें हुआ। तो मैं नया था, हिंदी के हम 3 जने थे। गोपाल सिंह नेपाली बहुत बड़े गीतकार, फिल्मों में लिखते थे। और कादम्बरी के संपादक रामानंद जोशी, और मैं नया बिल्कुल फ्रेश ताजा।
तो वहाँ पर तो सागर निजामी उर्दू के शायर थे, उन्होंने अध्यक्षता की उसकी। अच्छा। तो वहाँ मैं बहुत अच्छा, तो जिस होटल में कैनाट कैसिल एक होटल तो मैं मसूरी में, उसमें ठहरे हुए थे हम। अच्छा। तो उसी में गोपाल सिंह नेपाली थे। तो इतने बड़े गीतकार वो मेरे पास मेरे कमरे में आ गए। हाँ, मैं तो शर्मा रहा था, सकुचा रहा था, किसके पास जाऊंगा। प्रोग्राम मेरा हिट हो गया था। उसके बाद में क्या हुआ, वो बड़े उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। ये पहली उपलब्धि थी, पहला जो होता है। तो सागर निजामी मेरे पिताजी को भी बहुत अच्छी तरह जानते थे। अच्छा। और क्या, उर्दू के यहाँ डायरेक्टर थे वो। अच्छा। रेडियो पर। अच्छा। तो वहीं पे काम करता था, सलाम मछली शहरी उर्दू का प्रोड्यूसर था। अच्छा। या स्क्रिप्ट राइटर, मुझे ध्यान। उस समय मेरी दोस्ती हो गई। तो उस समय उर्दू की सलाह लेता था मैं। अच्छा। मेरा क्या है ना कि मुझे सीखने की तलब थी। तो पहले मैंने नौकरी की दादरी में। अच्छा, यही अपनी जो धूम दादरी है, धूम दादरी जो है, तो दिल्ली से गाजियाबाद, गाजियाबाद से दादरी, दादरी से सिकंदराबाद, इतना हमारा नौकरी में। हफ्ते का आखिरी दिन मैं इंतजार करता था घर जाने के लिए, घर जा रही बहन भाइयों से मिलना। और सबसे बड़ी बात थी माँ से मिलना। मैं उसके उसमें मैं गोद में सर रख लेता था, वो मेरे सर को सहलाती रहती थी। और भैया मोहल्ले में ये हुआ, फलाने का ये हुआ, एक हफ्ते का पूरा। अच्छा, मैं हूँ वहाँ करता हुआ सो जाता था वहाँ की। तो वो ऐसा है, तो बनने की तमन्ना तो एयरफोर्स की थी। बनते बनते बन कुछ गई। बिल्कुल, मुझे लगता है कि सभी दर्शकों को इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि किस तरीके से संतोष आनंद जी कवि बने, डैडी किस तरीके से कवि बने। आप इसी तरीके से प्रश्न भेजते रहिएगा डैडी। ये एक संगीत में गीत लिखा था मैंने। अच्छा। तो उसका एक टाइटल सॉन्ग, तो वो टाइटल सॉन्ग में बहुत कविता ही है उसके अंदर सारी। जो गीत नहीं जन्मा वो गीत बनाएंगे, तेरे प्यार का सुर लेकर संगीत बनाएंगे, जो गीत नहीं जन्मा। उसका एक बंद है जो मेरी कल्पनाएं थी, जो नहीं हो सकी। ये सच है मोहब्बत का दुश्मन ये जमाना है, ये सच है मोहब्बत का दुश्मन ये जमाना है। कहीं दूर पहाड़ी पर घर अपना बनाना है, कि हम झूठे रिवाजों की दीवार गिराएंगे, तेरे प्यार का सुर लेकर संगीत बनाएंगे, जो गीत नहीं जन्मा वो गीत बनाएंगे। वाह वाह वाह। और अभी वो गीत जन्मा नहीं है, अभी जन्म लेगा। अभी प्यार का नगमा है से भी ऊपर कोई गीत आएगा, मुझे ऐसा लगता है डैडी बनाएंगे। और चल रहा है मंथन चल रहा है आजकल, एक दो गीतों का तो वो हो गया। और डैडी का जो डैडी शुरू करते हैं कि मेरे देशवासियों, जब शुरू करते हैं, कई बार जब सोलो डैडी लाइव आते हैं या सोलो वीडियो होता है तो उसमें डैडी बोलते हैं सत श्री अकाल आदाब, उसके लिए लोगों ने बहुत बहुत सुंदर लगता है। आप एक बार उनको बोल दीजिए और उसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जो आप बोलते हैं
नहीं वो ही पहले बोलो। बिल्कुल अच्छा। आपका पहले मेरे अच्छा। देशवासियों को सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। वो बहुत उनको मेरे बहुत प्यारे पसंद है। देशवासियों, आप